एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चन अब हर कॉन्सेप्चुअल वाइज डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस कर लिया। अब आज से हम 3 से 4 लेक्चर में हम पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने थियोरिटिकल पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब पर्टिकुलरली इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे हम। इसमें हम सबसे पहले गैस लॉ से रिलेटेड इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बेसिक कंटेंट है जिसमें गैस लॉ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो बेसिक है, और ये यहीं से इंटरव्यूज में क्वेश्चन फंसाए जाते हैं और जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कितने टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती है, और अगला कार्नोट इंजन। इन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं उन सबको हम आज लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसमें हम पर्टिकुलरली क्वेश्चन से रिलेटेड आज पूरा लेक्चर डिलीवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैस लॉ। गैस लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछेंगे स्टेट बॉयल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल मीनिंग। तो एक्सप्लेन करो बॉयल्स लॉ को और इसका फिजिकल मीनिंग को बताओ। बॉयल्स लॉ क्या होता है हम ऑलरेडी इन सबको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बस अब तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स, जिसमें आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाए थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंटरव्यू लेक्चर सीरीज, उसमें मैं इन सबको थ्योरेटिकली पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस अकेले करेंगे। तो स्टेट बॉयल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। हमें पता है कि जनरल इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू nRT. We know already this thing. So PV is equal to nRT. हमें पता है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मींस प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज n नंबर ऑफ मोल्स जो कि कांस्टेंट रहता है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो हम इससे बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। pressure of a fixed mass of a gas is inversely proportional to its volume. Pressure of a gas is inversely proportional to its volume. PV is equal to constant. और इसका फिजिकल मीनिंग हम समझे। अगर वो पूछते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या बता रहा है, तो हमें ये बोलना होगा व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद द वॉल। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से कोलाइड करेंगे विद द बॉल। उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। और अगर इसका ग्राफ हो पूछे तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकेंगे, ग्राफ भी बता सकते हैं। पीवी जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप से आता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसका हाइपरबोलिक है। उसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सायरिंग बर्किंग, बाइसिकल पंप, ह्यूमन लंग्स, स्कूबा डाइविंग, ये इसके एग्जांपल हो गए बॉयल्स लॉ के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेट चार्ल्स लॉ और इसके बाद एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। चार्ल्स लॉ क्या होता है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। चार्ल्स लॉ हमें पता है, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ किस होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन चार्ल्स लॉ में बताता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। और इसके बाद इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीजिंग मींस इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर मींस इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी कॉजिंग एक्सपेंशन। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो तो मोलिकुलर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो सिस्टम क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इसका एग्जांपल, हम सबसे अच्छा एग्जांपल हॉट एयर बलून्स, थर्मल एक्सपेंशन, वेदर बलून्स, गैस थर्मोमीटर्स। और ये सब हम थ्योरीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में।
डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स को बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करा है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करा है। बट अब इन लेक्चर का मेन टास्क है 3 से 4 लेक्चर में हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर ले, जिससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थर्ड हमारा स्टेट गेल-लुसिक लॉ। स्टेट गेल-लुसिक लॉ। सो गेल-लुसिक लॉ मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा सो वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसमें आप प्रेस इसमें आप क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें, हाइयर टेम्परेचर मींस मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर कोलाइजन मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो मोर हाइयर टेम्परेचर मींस मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स कोलाइड मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोर एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे विद द वॉल ऑफ अ कंटेनर। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं प्रेशर कुकर, बहुत अच्छा एग्जांपल है रियल लाइफ में, जिसमें हम क्या करते हैं प्रेशर कुकर में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जिसमें प्रेशर इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर मींस हीट प्रोवाइड करते जाता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है मींस प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर कुकर हो जाएगा, गैस सिलेंडर्स हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल इंजन्स हो जाएंगे, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules। मींस इसका कहने का मतलब ये कि जैसे तुम्हारे पास एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, जैसे तुम्हारे पास एक कंटेनर है V1 और एक और कंटेनर है V2, और अगर इसका टेम्परेचर टेम्परेचर और प्रेशर और इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और इन दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो अगर इसमें सपोज करो 10 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मींस सभी गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जिसमें सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर हो तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मींस वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट गैस नेचर, मींस वॉल्यूम डिपेंड मींस जैसा हमें पता है कि एक कंटेनर में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स भरते जाओ उतने ज्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते जाएगा। जैसे एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए और एक कमरे में 20 लोग बैठे हुए तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा लोग बैठे हुए 20 लोग बैठे हुए मींस उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और एक में 10 लोग बैठे हुए तो उसका वॉल्यूम कम होगा, मींस हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मींस जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसका उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट ऑन गैस नेचर। सो एप्लीकेशन की बात कर, आइडियल गैस इक्वेशन, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, केमिकल स्टियोकेमिस्ट्री वगैरह में इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्राइव आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं क्या? सो हम कह सकते हैं कंबाइन ऑल द लॉस, अगर हम ऑल द गैस लॉ को अगर कंबाइन करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर, इनको कंबाइन करते तो हमारी इक्वेशन आती पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जिसमें पी हमारा क्या होता है प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है और आर गैस कांस्टेंट होता है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर इसको मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस भी लिखते हैं। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस कर रखे, बट अभी फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स हीट इंजन्स वगैरह में इसका यूज कर रहा होता है। What are real gases? Why do they deviate from ideal gas behavior? Real gases क्या होती हैं? Why do we deviate from ideal gas behavior? So हम प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में डिस्कस करके आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है कि जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो तभी हम उसको आइडियल गैस कहेंगे। आइडियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस की कंडीशन क्या है? आइडियल गैस की कंडीशन सबसे पहले प्रेशर लो
और टेम्परेचर हाई हो। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशन है। और प्रेशर हाई हो जाएगा और टेम्परेचर लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आइडियल गैस बिहेव करेंगे, रियल गैस का बिहेवियर हो जाएगा। सो रियल गैस हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम। सो डेरिवेशन ऑक्यूर्स एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये कंडीशन होती है किसकी? रियल गैस की, जिसमें, और ये आइडियल गैस की क्या होती? प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई हो। सो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर तो रियल गैस का है। सो आइडियल एज्यूम्शन फेल्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। जो आइडियल कंडीशन जो हम एज्यूम करते हैं वो फेल हो जाती है एक्सट्रीम कंडीशन में। सो इसके बाद ही जैसे हमें आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। इसके बाद हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशन आती है जो कि हमारे क्या है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। सो ये हमारी वंडरवॉल गैस इक्वेशन हो जाएगी जो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। एक्सप्लेन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मींस Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1 मींस ये मेजर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। मींस ये हमें बताता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से कितना आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस कितना डेविएट करा है। तो ये हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये हमें बताता है। जैसे एप्लीकेशन की बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह में हम इसका यूज करो तो गैस स्टोरेज सिस्टम वगैरह में, साइरोजेनिक इंजीनियरिंग मींस जहाँ लो टेम्परेचर रीजन में हम स्टडी करो तो उसमें यूज करो होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएट करे। एक्सप्लेन वंडरवॉल इक्वेशन फिजिकली। सो वंडरवॉल इक्वेशन को फिजिकली बताओ ये क्या बताती है। हमें पता है सबसे पहले तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल है रियल गैस के लिए। इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करो तो और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम फाइनाइट मान के चलते हैं। सो फिजिकल मीनिंग मींस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हमें ये क्या बता रहा है? मींस करेक्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। मींस ये करेक्ट कर रहा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को, करेक्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। और एन भी क्या कर रहा है? करेक्ट इंटरमोलिकुलर वॉल्यूम। सो हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और रियल गैस इक्वेशन में देखो तुम प्रेशर में जो टर्म ऐड हुई है वो हमें क्या बता रही? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मींस करेक्ट कर रहा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को। हम जो इग्नोर करके चले थे ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा, बट रियल गैस में ऐसा तो होगा नहीं, तो उनमें इंटरेक्शन होता उसी टर्म को ना पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वो रिलेट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को। दूसरा वी माइनस एन बी जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान के चला था, तो वो मॉलिक्यूल्स को करेक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट मोलिकुलर करेक्ट मोलिकुलर वॉल्यूम। मींस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। सो इंपॉर्टेंस की बात करें, एक्सप्लेन लिक्विफिकेशन एंड क्रिटिकल फिनोमेना। ये एक्सप्लेन कर रहा है लिक्विफिकेशन और क्रिटिकल फिनोमेना वगैरह। अब इसके बाद अब थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और ये इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन पूछेंगे। सो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे थे, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जिससे ए बी सी। सो कहने का मतलब है कि एक सिस्टम ए सिस्टम सी सिस्टम के साथ ए सिस्टम सी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। और बी सिस्टम सी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मींस ए बॉडी एंड बी बॉडी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेटमेंट है, देखो इसको पढ़ते। इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, मींस कोई दो सिस्टम है जो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम है विद द थर्ड सिस्टम, then they are in equilibrium with each other।
तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। सो हमें ये डिफाइन कर रहा है टेम्परेचर मैथमेटिकली, मीन्स ये डिफाइन कर रहा है टेम्परेचर को मैथमेटिकली। एप्लीकेशन की बात करें थर्मोमीटर्स वगैरह में, टेम्परेचर मेजरमेंट वगैरह में, थर्मल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वगैरह में हम इसका यूज करो तो इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाई जीरोथ लॉ इज इंपॉर्टेंट? जीरोथ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों? जीरोथ लॉ इंपॉर्टेंट क्यों? विदाउट जीरोथ लॉ टेम्परेचर कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर जीरोथ लॉ के विदाउट जीरोथ लॉ हम टेम्परेचर कॉन्सेप्ट को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या? इट स्टैब्लिश ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये स्टैब्लिश कर रहा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड फाउंडेशन ऑफ थर्मोमेट्री। और ये फाउंडेशन है थर्मोमेट्री का। अब इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें सो स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हीट सप्लाई टू सिस्टम इज यूज्ड फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है, और ये बोलता है कि किसी सिस्टम में तुमने हीट सप्लाई करोगे तो वो सिस्टम कुछ हीट को वर्क डन में यूज करेगा और कुछ हीट को टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करेगा, जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे सपोज करो ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम में तुमने कुछ हीट प्रोवाइड करी बाहर से, तो ये सिस्टम वो हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी टेम्परेचर को, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो कि इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। और उसके बाद वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उनका वो कुछ वर्क डन करेंगे, कुछ वर्क डन करेंगे तो मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। सो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाइड करेंगे वो हीट यूज होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी एप्लीकेशन की बात करें हीट इंजन्स हो जाएंगे, रेफ्रिजरेटर्स हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक एनालिसिस में हम इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं। इसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या होती है? डिफाइन इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज द टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो कि इंक्लूड करता है, जैसे हम किसी भी सिस्टम में एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स में जाती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करती है, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, उससे काइनेटिक एनर्जी आती है। सो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो कि इंक्लूड करता है ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जबकि आइडियल गैस में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलते हैं, बट रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता। और आइडियल गैस internal energy is only a function of temperature only, so depends only on temperature. So ideal gas में internal energy depends करती है only on temperature. What is thermodynamic work? So thermodynamic work क्या होता है? work done during volume change, work done during volume change, work done during volume change is equal to integral PdV. इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें सो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट। मींस हम किसी सिस्टम में एनर्जी देते हैं तो वो एक तो एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी में जाती है, जिस इंटरनल एनर्जी मींस उसके मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को बढ़ाती है, मींस उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और वही काइनेटिक एनर्जी वो सिस्टम पे करता है जिससे एक्सपेंड होता है, कंप्रेस होता है, मींस जो वर्क डन करता है। सो उसी वर्क डन को हम लिखते हैं इंटीग्रल पीडीवी। सो फिजिकल मीनिंग एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट, मींस एनर्जी ट्रांसफर होती है ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट। एप्लीकेशन की बात करें इंजन्स हो जाएंगे, पिस्टन्स हो जाएंगे या फिर टरबाइंस हो जाएंगे, जो उसके एग्जांपल हो जाएंगे। एक्सप्लेन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। सो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? एक्सप्लेन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। It process occur infinitely slow so that system remains nearly in equilibrium. So quasi-static process कई बार पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सके, क्योंकि जनरली हमें थर्मोडायनेमिक्स की बड़ी बड़ी चीजें पता होती है बट हमें बेसिक चीज नहीं होती। क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? सो हम कहते हैं क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जो इन्फिनिटली स्लो, बहुत स्लो चलती है, जिससे हमारा सिस्टम नियरली थर्मल इक्विलिब्रियम में बना रहे।
a process occurring infinitely slow so that the system remains nearly in equilibrium. और इसका इंपॉर्टेंस की बात करें तो नेसेसरी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एनालिसिस, मींस ये इंपॉर्टेंट है कब, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं तो हम उस टाइम पे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस यूज करते हैं। अब कई बार पूछेंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, तो हम बताएंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस वह होती है जो इन्फिनिटली स्लोली करते हैं सिस्टम पे, इन्फिनिटली स्लो सो सिस्टम्स, जिससे सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसके बाद सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मींस एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन, मींस इम्पॉसिबल हुआ कोई भी हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करना जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। मींस ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं होगा जो पूरी की, जैसे तुमने किसी सिस्टम को हीट दी और पूरी की पूरी हीट किसमें, वर्क में कन्वर्ट हो गई, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा सराउंडिंग में ड्यू टू फ्रिक्शन और बहुत सारे फैक्टर्स जिससे हीट लॉस होगी। मींस कोई भी ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं होगा जो कि तुमने किसी सिस्टम को हीट दी और वो पूरी की पूरी हीट किसमें, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। फिजिकल मीनिंग 100% एफिशिएंट इंजन इम्पॉसिबल है। इसके एप्लीकेशन की बात करें हीट इंजन एनालिसिस में, पावर प्लांट्स डिजाइनिंग में हम इसका यूज कर रहे होते हैं। स्टेट क्लॉसियस स्टेटमेंट, एक तो केल्विन प्लैंक और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज कोई ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी जो हीट को फ्लो करा दे लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। मींस ऐसा कभी नहीं होगा कि हीट फ्लो अपने आप हो जाए लो टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन में, हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा तभी हीट फ्लो होगी लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। बट हीट ऑलवेज नेचुरली, हमें पता है कि हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। यही क्लॉसियस स्टेटमेंट है। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा हो जाएगा एक तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। इसके बाद अगला होता है डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। डिफाइन एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। सो एंट्रोपी क्या करती है, मेजर करती है डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को, जिसको हम ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें तो हमें बताती है नेचुरल प्रोसेस ऑक्योर, नेचुरल प्रोसेस इंक्रीज डिसऑर्डरनेस। मींस हमें ये बताता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी और कहाँ होगी। और दूसरा ये कि नेचुरल प्रोसेस ऑक्योर इंक्रीजेस डिसऑर्डरनेस, मींस जनरली जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है वो डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज करती है। डिसऑर्डरनेस मींस रैंडमनेस को इंक्रीज कर देती है। एप्लीकेशन की बात करें तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कंप्लीटली डिपेंड्स है एंट्रोपी पे। इंफॉर्मेशन थ्योरी, थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनिटी, मींस कोई भी प्रोसेस कहाँ होगी हमें वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ही बताती है। वाई एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इंक्रीज, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज क्यों कर रही है। सो नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमें पता है जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। नेचर मूव टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंड डिसऑर्डरनेस, सॉरी। सो नेचर हमेशा कोशिश होगी कि मूव करे इक्विलिब्रियम में एंड डिसऑर्डरनेस में। एक्सप्लेन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दूसरा अगला क्वेश्चन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बेसिक क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। अ प्रोसेस रिवर्सिबल विदाउट लीविंग नेट इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। प्रोसेस इज अ प्रोसेस रिवर्सिबल विदाउट लीविंग नेट इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मींस कहने का मतलब है कि एक प्रोसेस अगर आपने सही सिस्टम में करी और वापस उसी पाथ में दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाते हैं विदाउट लूजिंग एनी इफेक्ट, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अ प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल विदाउट लीविंग नेट इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मींस कोई प्रोसेस जिसमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में गए और उसमें कोई एनर्जी का लॉस या फिर कुछ आउटसाइड सिस्टम को कुछ अफेक्ट नहीं करी और वापस उसी जगह पे आ गए विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या पढ़ रखे, इन्फिनिटली स्लो होनी चाहिए, ये नो डिसिपेशन मींस कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि जनरली यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस है वो सब नेचुरली इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब प्रोसेस इम्पॉसिबल टू रिवर्स कंप्लीटली, मींस
वह प्रोसेस जिनको वापस रिट्रेस कर पाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएंगे फ्रिक्शन, फ्री एक्सपेंशन, हीट कंडक्शन, जो कि सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रियल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, so entropy of a perfect crystal at absolute zero is zero, means entropy of a perfect crystal at absolute zero tending towards zero, मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 केल्विन की ओर जाते हैं, परफेक्टली 0 केल्विन अचीव कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट जैसे जैसे हम 0 केल्विन की तरफ अप्रोच करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज ऑल्सो टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। इसका एप्लीकेशन की बात करें सो लो टेम्परेचर फिजिक्स में इसका यूज कर होते हैं। सायरोजेनिक्स जो कि लो टेम्परेचर फिजिक्स को स्टडी करती है, और सुपर कंडक्टिविटी बारे में जहां रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है मटेरियल्स की। एक क्रिटिकल टेम्परेचर जिसपे रेजिस्टिविटी एकदम से सडनली जीरो हो जाती है, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वाई एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी अचीव, हम एब्सोल्यूट जीरो को क्यों अचीव नहीं कर सकते? इन्फिनाइट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, मींस हमें इन्फिनाइट स्टेप रिक्वायर्ड होगी टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, हेंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जिसको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए हम एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी अचीव। टाइप्स ऑफ, अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो सबसे पहले हमारे पास आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक, ये 4 टाइप की प्रोसेस है। इन सब के बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सो हमें पता चल जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बताता है। और इसके बाद वर्क डन की बात करें सो वर्क डन इज इक्वल टू एनआरटी एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। इसका एग्जांपल की बात करें सो स्लो कंप्रेशन और हीट रिजर्वायर इसके एग्जांपल हो जाएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें नो हीट लॉस, मींस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, मींस नो हीट एक्सचेंज, मींस ना तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है, जिसका एग्जाम इक्वेशन हो जाएगा पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो डीजल इंजन और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स इसमें यूज कर रहे होते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस जनरली फास्ट प्रोसेस होती है, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन, टायर का पंचर होना, वो सब एडियाबैटिक प्रोसेस में आती है। डीजल इंजन, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स वगैरह इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अगला आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और इसका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पी वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और एप्लीकेशन की बात करें ओपन वेसल हीटिंग और एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन इसके एग्जांपल हो जाएंगे। एक्सप्लेन आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और वर्क डन इसके लिए 0 होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन हमें पता है इंटीग्रल पी डीबी, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो बॉम्ब कैलोमेट्री और गैस स्टोरेज कंटेनर, जिसमें गैस को स्टोरेज करते हैं, वो वॉल्यूम कांस्टेंट पर ही करते हैं। इसके बाद अगली टाइप की प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यूज में ये 4 टाइप की प्रोसेस में पूछ के साइक्लिक प्रोसेस पूछ लेते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस वो होती है सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, मीन सिस्टम रिटर्न कर जाए इनिशियल स्टेट में, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और जिसमें इंटरनल एनर्जी 0 देगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बट इंटरनल एनर्जी 0 है, मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, मीन्स इसमें जो भी हीट दोगे वो पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में साइक्लिक प्रोसेस। सो एग्जांपल हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर इसके एग्जांपल हैं साइक्लिक प्रोसेसेस। एक्सप्लेन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जनरल प्रोसेस कहते हैं। जनरल प्रोसेस जिसमें पीवी की पावर n इज इक्वल टू प्रोसेस कांस्टेंट, मींस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, मींस n की वैल्यू जिस टाइप से रखते जाओ उस हिसाब से ये डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस बताते जाए। अब इसके बाद कार्नोट इंजन से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज में ये बहुत पूछते हैं कार्नोट इंजन। व्हाट इज कार्नोट इंजन? सबसे पहले कार्नोट इंजन क्या है, सो हम कहेंगे कार्नोट इंजन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन जो कि ऑपरेट करता है बिटवीन 2 रिजर्वायर। सो कार्नोट इंजन
कार्नोट इंजन इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि ऑपरेट करता है बिटवीन टू रिजर्वर में। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें सो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी मींस मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इसकी होती है। एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल जिसको हम डिटेल वे में इसके लिए 3 लेक्चर में डिलीवर करा था, आप देखना इसके लिए पर्टिकुलरली, जिसमें रेफ्रिजरेटर और हीट पंप इसके लिए अलग अलग लेक्चर लिए थे। 3 लेक्चर इसके लिए पर्टिकुलरली डिलीवर किए। इसमें सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराते, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराते, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन कराते, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन कराते हैं। ए बी सी डी। इसमें हीट देते हैं सिस्टम पे जहां टेम्परेचर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कूल होता है T1 से T2 पे। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन कराते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है T2 से T2। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन जिसमें टेम्परेचर अगेन इंक्रीज कर रहा होता है। सो परफेक्ट रिवर्सिबल इंजन साइकिल, जिसमें हम इसको डिटेल वे में पढ़े थे, जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जिसमें हम पहले हीट गिवन सिस्टम को देते हैं जिससे एक्सपेंड करता है। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मींस उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर होता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर हीट रिजेक्ट करता है, मींस हीट सिंक में जाता है। फिर अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन में जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, जिससे टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करता है। सो परफेक्ट रिवर्सिबल इंजन साइकिल प्रोसेस इसका एग्जांपल है। डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल क्या होगा, जिसमें एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन हीट इनपुट, वर्क अपॉन हीट इनपुट। और फॉर कार्नोट साइकिल ईटा इज, और हमें वर्क पता है क्या होता है, क्यू हाई माइनस क्यू लो, जिसमें इसमें रखते हैं। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू लो अपॉन क्यू आई। और रिवर्सिबल, फॉर अंडर रिवर्सिबल एक्शन में हम क्या लिखते हैं, क्यू सी अपॉन क्यू आई इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी हाई, टी सी अपॉन टी आई। सो यही फॉर्मूला हमारा हो जाता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई, या फिर टी कूलिंग अपॉन टी हाई। सो इसके बाद इसका कंक्लूजन की बात करें, सो एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, मींस एफिशिएंसी डिपेंड्स करती है ओनली ऑन टेम्परेचर। व्हाई कार्नोट इंजन इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली, मींस कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली बिल्ड कर पाना इम्पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट, हीट लॉस अनएवॉइडेबल है, हीट लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इन्फिनेटली स्लो प्रोसेस जो कि इम्प्रैक्टिकल है, इन्फिनेटली स्लो प्रोसेस रिक्वायर्ड है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। एज परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी इम्पॉसिबल है। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर? सो अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम low temperature to high temperature using external work done। मीन्स रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन यूजिंग एक्सटर्नल वर्क डन। इसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं क्यूलो अपॉन वर्क, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, और एफिशिएंसी की वैल्यू लेस देन, एक मिनट, एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसके बाद एक्सप्लेन हीट इंजन। सो हीट इंजन का काम क्या होता है, कन्वर्ट करना है हीट को वर्क में। और इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हॉट रिजर्वायर हो जाएगा, वर्किंग सबस्टेंस हो जाएंगे, और कोल्ड रिजर्वायर हो जाएगा। जिसमें एक डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ। ये हमारा इंजन हो जाएगा और ये हमारे कूलिंग रिजर्वायर हो जाएगा। ये हमारा सोर्स हो जाता है, सोर्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, और ये हीट इंजन हो जाएगा। जैसे में हीट हाई टेम्परेचर सोर्स है, ये हाईयर टेम्परेचर पे होता है और ये लोअर टेम्परेचर पे होता है। हॉट रिजर्वायर, वर्किंग सबस्टेंस, और कोल्ड रिजर्वायर। एप्लीकेशन की बात करें, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स वगैरह में इसका यूज होता है।
What is PMP-MM1? So perceptual motion machine of first kind violates first law. What? हाँ, ये बहुत अच्छा, कई बार ये पूछ लेते, perceptual motion machine of first kind violates first law. Perceptual motion machine of first kind violate करता है फर्स्ट लॉ को. मीन्स ये क्या कह रहा है कि क्रिएट्स एनर्जी विदाउट इनपुट. मीन्स एनर्जी क्रिएट कर लेता है विदाउट इनपुट, जो कि इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली. परसेप्चुअल मोशन मशीन सेकंड टाइप क्या होगा? परसेप्चुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड वायलेट्स सेकंड लॉ. सेकंड लॉ मीन्स कन्वर्ट्स ऑल हीट इनटू वर्क. मीन्स ये कन्वर्ट कर देता है ऑल हीट को वर्क में, जो कि इम्पॉसिबल है. ये परसेप्चुअल मोशन मशीन फर्स्ट कहते हैं जिसमें हीट क्रिएट्स हीट विदाउट गिविंग वर्क इनपुट, जो कि इम्पॉसिबल है. और परसेप्चुअल मोशन मशीन सेकंड क्या है? जिसमें कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में. एक्सप्लेन थर्मल एफिशिएंसी. थर्मल एफिशिएंसी इंडिकेट्स फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क. थर्मल एफिशिएंसी बताता है कि कितना हीट कन्वर्ट हुआ है, कितना अगर तुमने किसी सिस्टम में हीट दिया तो वो हीट कितना वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है, वो हमें बताता है एफिशिएंसी. सो मींस हायर एफिशिएंसी मींस बेटर इंजन परफॉर्मेंस. और अगर लोअर एफिशिएंसी मींस इंजन इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर. व्हाई एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी स्टेट फंक्शन क्यों है? So entropy depends only on initial and final states only, independent of path followed. So independent है किसके? Initial of independent है path function के. Depends only on initial and final states. Explain Clausius inequality. Explain Clausius inequality. Integral dq reversible by t is less than equal to 0. Means equality किसके लिए आती है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आती है. इनइक्वालिटी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. बेसिस ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट. मींस यही बेसिस है एंट्रोपी कॉन्सेप्ट का. व्हाई थर्मोडायनेमिक्स इज इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न फिजिक्स. थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंट क्यों है मॉडर्न फिजिक्स में? सो थर्मोडायनेमिक्स इज अ फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, कॉस्मोलॉजी, इंजीनियरिंग सिस्टम्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सायरोजेनिक्स जिसमें लो टेम्परेचर फिजिक्स की स्टडी करते हो, और एस्ट्रोफिजिक्स. सो ये सबका बेसिस है. मींस इट कनेक्ट्स एनर्जी, हीट, वर्क एंड नेचुरल प्रोसेस यूनिवर्सल. सो ये कनेक्ट करता है हीट को, एनर्जी को, वर्क को और नेचुरल प्रोसेस यूनिवर्सली को. सो आई होप कि हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस, लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसिक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, इन सबको डिटेल में मैं बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया. और मैं हाई होप कर रहा हूं कि डेफिनेटली इंटरव्यूज वगैरह में बेसिक क्वेश्चन वो यही पूछेंगे, इनमें से ही क्वेश्चन होंगे. सो ट्राई करके इनको बहुत ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करें. और अपने आप जब इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर very soon. Or please like and subscribe my YouTube channel and share with your all the friends so that I got more motivation to make more better quality of content for you. So मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंटरव्यूज के लिए पर्टिकुलर लेक्चर डिलीवर करेंगे. और 2 या 3 लेक्चर और डिलीवर करने के बाद हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे. मींस 4 से 5 लेक्चर हम थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो कि इंटरव्यूज क्वेश्चंस के लिए पर्टिकुलर डिलीवर करूंगा मैं, जिससे आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.